हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससीसी क्लासेस। मैं श्रवण आप लोगों को 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि कल एक लेक्चर हो चुका है आप लोगों का केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आप लोगों का 11वीं का, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो उसमें हमने पदार्थ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। तो आज से हमें पढ़ना है आगे रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, इसके बाद आगे हमें पढ़ना है, अगला टॉपिक है आपका रासायनिक संयोग के नियम। देखो रासायनिक संयोग के नियम क्या होता है। रासायनिक, देखिए रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम। देखिए रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, देखो यहाँ पर जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, जो तत्व या यौगिक आपस में अपक्रिया करते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं करते हैं, उनके बारे में कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, उनको जो है कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोग के नियम बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, वे मूलभूत नियम जिनके माध्यम से रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। देखिए रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, वे मूलभूत नियम जिसके वे मूलभूत नियम जिसके द्वारा रासायनिक अपक्रियाओं में जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं में तत्व तथा यौगिक तत्व तथा यौगिक की अभिक्रिया तत्व तथा यौगिक की अभिक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो रासायनिक अपक्रियाएं क्या होते हैं, वे मूलभूत नियम जिनके द्वारा रासायनिक अपक्रियाओं में तत्व तथा यौगिक आपस में किस प्रकार से संयोग कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए रासायनिक संयोग के नियम। अब रासायनिक संयोग के नियम देखो, टोटल यहाँ पर आपके रासायनिक संयोग के 5 नियम है। ठीक है, यहाँ पर रासायनिक संयोग के 5 नियम है। पहला नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। दूसरा है आपका निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनाइट रेसिप्रोकल बोल रहे हैं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट
प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका निश्चित अनुपात का नियम। और देखो तीसरा है आपका, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ, गुणित अनुपात का नियम है तो लॉ ऑफ मल्टीप्लाई, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन। तीसरा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, तीसरा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। थर्ड इज, फोर्थ इज व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो इस नियम को बोला जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। अगला है फाइव वन, गैलू-सेक का नियम। ठीक है, अगला है गैलू-सेक का नियम। गैलू-साक का नियम। ठीक है, गैलू-साक का नियम। तो इसमें हम क्या, इसके इंग्लिश में भी यही होता है, गैलू-सॉक्स लॉ। ठीक है, तो ये आपके 5 नियम पढ़ने हैं इसमें। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा नियम है निश्चित अनुपात का नियम, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन। और तीसरा है आपका गुणित अनुपात का नियम, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन। और फोर्थ वन आपका है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और लास्ट वाला है, पांचवा है गैलू-साक का नियम, या इसे गैसीय आयतन का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसे गैसीय आयतन का नियम भी बोलते हैं, इसे ये क्या है, गैलू-साक का नियम है। चलिए अब हम एक एक करके सभी नियमों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फर्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसे जो है यहाँ पर एंटोनी लेवोइजर द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये है बाई एंटोनियो एंटोनियो लेवोइजर द्वारा दिया गया था, या एंटोनी लेवोसिए भी बोलते हैं इसको। एंटोनी लेवोइजर द्वारा दिया गया था 1789 में। ठीक है, 1789 में। ये आप लोग याद रखेंगे, ये जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था, एंटोनी लेवोसिए द्वारा दिया गया था, जिनका जो कि नियम कब दिए थे, 1789 ईस्वी में दिए थे। चलो देखो ये नियम क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है।
तो यहाँ पर ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये सेम आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम यही होता है ना कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से ये भी है कि यहाँ पर जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ना तो द्रव्यमान नष्ट की होता है और ना ही द्रव्यमान उत्पन्न होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए इस नियम को हम लिखते हैं। इस नियम के अनुसार देखिए, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक क्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, ठीक। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अथवा भौतिक क्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी अपक्रिया है, ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर है Na प्लस Cl, ये मिलके बन रहा है NaCl बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी अभिकारक का वेट रहेगा वो किसके बराबर होगा? टोटल अभिकारक का वेट बराबर होगा यौगिक के। तो यहाँ पर देखो Na का परमाणु भार होगा 23 और क्लोरीन का होगा 35.5। तो टोटल हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 58.5, इसका निकालेंगे, इसका भी होगा 23 प्लस 35.5 यानी कि 58.5। यहाँ पर क्या आया? मास दोनों तरफ क्या आया? सेम आया। ठीक है, तो यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम क्या कहता है? ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के। अगर उत्पाद के बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ न कुछ अवक्षेप प्राप्त हो रहा होगा, तो उत्पाद प्लस अवक्षेप के हो जाएगा। ठीक है, उत्पाद के द्रव्यमान प्लस अवक्षेप के द्रव्यमान के। तो ये तो हो गया आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, और कोई एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर हम ले रहे हैं H2 प्लस हाफ O2 मिलके बन रहा है H2O। तो यहां पर देखो द्रव्यमान कितना होगा? H2 का द्रव्यमान 1 इंटू 2 आएगा, और यहाँ पर O2 का हो जाएगा 1/2 इंटू, एक ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब बराबर इधर देखेंगे हम
बराबर इधर देखेंगे, 1 × 2 + 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 + 16 बराबर 16, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 + 16, यानी कि 18 बराबर 18 के होगा। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, द्रव्यमान बराबर आ रहा है। तो आप चाहे जो भी क्रियाएं लेंगे, चाहे जो भी रासायनिक अभिक्रिया लेंगे, उसमें जो है भारानुसार दोनों का द्रव्यमान, दोनों पक्ष का द्रव्यमान बराबर होगा। द्रव्यमान ना तो नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम चलते हैं अगले नियम के तरफ, जो कि है निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, अगला नियम है आपका चलिए अगला नियम है चलिए अगला अनुपात है, चाहे निश्चित अनुपात का नियम बोलो या स्थिर अनुपात का नियम बोलो, इसे दिया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। ठीक है, ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था ये नियम। चलिए इस नियम को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम इसे बोला जाता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, बाय जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, ये नियम जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा, ठीक है, ये नियम जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर निश्चित अनुपात का नियम जो है, इसको खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, जोसेफ प्राउस्ट। चलिए हम आगे चलते हैं, इस नियम को पढ़ते हैं। तो देखो ये नियम क्या कहता है कि कोई भी यौगिक हो, ठीक है, कोई भी यौगिक हो, उसमें जो है तत्वों का द्रव्यमान भारानुसार हर जगह सेम होता है। ठीक है, चाहे जिस भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, चाहे जहां पर भी प्राप्त हुआ हो। ठीक है, हर जगह जो है उस तत्व का द्रव्यमान जो है वह सेम होता है। ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों का भारानुसार अनुपात हमेशा सेम रहता है, हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत या कहीं पर भी पाया गया हो, ठीक है। तो जो भी यौगिक है, ठीक है, चाहे जो भी यौगिक हो, उसमें जो भी तत्वों के भारानुसार अनुपात है वो हर जगह सेम होगा। ठीक है, चाहे जिस भी स्रोत से या चाहे जहां भी वह यौगिक पाया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं जल, ठीक है, वाटर, H2O। देखो H2O जो है, H2O में 2 हाइड्रोजन होंगे,
ठीक है, और एक ऑक्सीजन होगा। तो हाइड्रोजन का हो गया अणुभार 2 और यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो यहाँ पर इनके अणुओं, इनके परमाणुओं के बीच या इनके तत्वों के बीच भारानुसार अनुपात कितना आया? 1:8 का अनुपात आ गया। ठीक है, 1:8 का अनुपात आ रहा है। अब जो है यह जल चाहे जिस भी प्रकार का हो, ठीक है, चाहे जहां से भी पाया गया हो, चाहे जहां से भी ये अगर प्राप्त किया गया हो, अगर ये जल है तो इनके बीच का अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात हर जगह 1:8 का ही अनुपात होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जो जल पाया जा रहा है वहां पर 1:8 का है, या कहीं और कंट्री में जो जल पाया जा रहा है उनके बीच का अनुपात अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है, चाहे वो नदी नाले चाहे जिसका भी पानी हो, हर जगह पानी का जो है अणुभार का अनुपात जो है दोनों तत्वों के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के भारा अनुपात जो होता है वह 1:8 का ही होगा। ठीक है, चाहे जहां से भी प्राप्त किया गया हो। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखो H2O चाहे जहां भी प्राप्त हो या चाहे जैसे भी प्राप्त हो, चाहे जैसे भी प्राप्त हो, इनमें चाहे जैसे भी प्राप्त हो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच का, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच का भारानुपात हमेशा 1:8 का ही 1:8 का ही होता है। इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर अमोनिया, ठीक है, NH3, अमोनिया देखो NH3। अब देखो अमोनिया क्या होगा? अमोनिया चाहे जहां से भी प्राप्त हो रहा होगा उसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जरूर होगा। अगर एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन हो रहा है तभी जाके ये अमोनिया कहलाएगा, नहीं तो ये अमोनिया नहीं होगा। अब चाहे अमोनिया को चाहे जहां से भी प्राप्त करो आप, चाहे जैसे भी प्राप्त करो, अमोनिया के बीच का जो है, अमोनिया में क्या होगा? एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पर अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच भारानुपात देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा 14 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1:3, यानी कि 14:3 हो जाएगा। ठीक है, 14:3 का ही अनुपात आएगा। चाहे जहां पर भी आप इस अमोनिया को ले लें, चाहे जहां से भी ले आप, इनके बीच का अनुपात क्या होगा? 14:3 का ही होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि चाहे जिस भी स्रोत से हम प्राप्त करेंगे, चाहे जैसे भी प्राप्त करेंगे, अमोनिया में हमेशा क्या होगा? एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन होगा, तो इनके बीच का जो है भारानुपात जो होगा वो हर जगह सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। चलो अब हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या है? अगला नियम है आपका गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, अगला नियम है गुणित अनुपात का ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रपोर्शन, ये जो है ये क्या है? गुणित अनुपात का नियम। ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, डाल्टन बाय,
ठीक है, ये क्या हो गया, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। चलो इस नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, जब दो तत्व, ठीक है, कोई भी दो तत्व हैं, अगर वो मिलकर, ठीक है, दो तत्व आपस में मिलकर, एक दो तत्व आपस में मिलकर दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं, ठीक है, एक नहीं दो से अधिक यौगिक बनाएंगे, तो उनके बीच जो है एक तत्व का स्थिर अनुपात, ठीक है, एक तत्व का स्थिर भार, ठीक है, या एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ क्रिया करता है, तो वो जो दूसरा तत्व है आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, देखो, जब किसी, चलो अब पहले हम लिख लेते हैं, यहां पर इस नियम को हम लिख लेते हैं कि यहां पर क्या होगा, जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान तथा दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ क्रिया भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ क्रिया करके करता है, तो वे एक दूसरे के सरल अनुपात होते हैं, या एक दूसरे के सरल गुणित अनुपात होते हैं, तो एक दूसरे के सरल गुणित अनुपात होते हैं, ठीक है। तो ये नियम क्या होगा, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं, तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उनके बीच में एक जो तत्व है उसका निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ क्रिया करता है, तो जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व है ना, वो आपस में ही एक सरल गुणित अनुपात में हो जाते हैं। कैसे होते हैं, चलो हम देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे हमने मान लिया कि कोई दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपस में क्रिया करके दो यौगिक बनाएंगे। जैसे मान लो कि एक हो गया H2O और दूसरा हो गया H2O2, ठीक है, H2O2। अब यहाँ पर देखो, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन, इनका अनुपात क्या आएगा, 2:16 का अनुपात आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो गया 2:32 का अनुपात हो गया। तो यहाँ पर एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान है और दूसरे तत्व का क्या है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान है। अब जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला तत्व है, इनको देखेंगे तो ये आपस में एक सरल गुणित अनुपात में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 16:32 यानी कि 1:2। ये क्या हो गया, एक दूसरे के एक सरल गुणित अनुपात में है, ठीक है। तो यही नियम था। चलो यहाँ पर हम देखते हैं, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलो यहाँ पर जगह कम है तो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
अब इनके बीच में हम क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। देखो यहां पर क्या हो गया N2O, और यहां पर क्या हो गया N और O, एक ही ये बन सकता है, और ये हो गया आपका N2O3 बन सकता है एक, और ये हो गया आपका N2O4 हो गया, और N2O5। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया, यौगिक ले लिया। ठीक है, चलिए इनके बीच में हम देखते हैं द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। यहां पर देखेंगे अगर, तो यहां पर हो जाएगा 28 और 16 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो 14 और अनुपात 16 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 28 अनुपात 48 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो 28 अनुपात, यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 48 अनुपात 64 हो जाएगा, और यहां पर देखेंगे तो 28 अनुपात होगा 16×5 = 80। चलिए देखिए, तो यहाँ पर इनके बीच में देखना है, एक तत्व का क्या होना चाहिए, निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है 14 आ रहा है, बाकी सब में 18 है ना, तो इनमें इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 28 अनुपात 32। ठीक है, तो अब देखो इन सभी के बीच का, इनके बीच का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो ये एक सरल अनुपात में आएगा। देखो यहां पर हो जाएगा 16:32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। ठीक है, तो अब सब में 16 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ठीक है, तो इस जो है नियम को आराम से समझिएगा। यहाँ पर जो एक, यहाँ पर क्या है, गुणित अनुपात का नियम क्या है, ये नियम क्या कहता है, चलिए हम एक बार आपको अच्छे से समझाते हैं इस नियम को। तो देखिएगा ये नियम, ये क्या है, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, जिसे जॉन डॉल्टन ने दिया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उनके बीच में क्या होगा कि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमान के साथ क्रिया करता है, तो जो दूसरा तत्व है वो आपस में ही एक सरल गुणित अनुपात में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणित अनुपात का नियम। चलो अब हम अगले नियम के तरफ चलते हैं। अगला नियम क्या है आपका, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक, चलिए अगला नियम है व्युत्क्रम व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। और जो है, चलिए इस नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। इसे दिया था रिचर ने। ठीक है, इससे दिया था, इस नियम को दिया था रिचर। ठीक है, इस नियम को किसके द्वारा दिया गया था, रिचर के द्वारा। चलिए हम इस नियम को पढ़ते हैं। देखिए ये नियम क्या होता है, चलिए देखिए, जो यहाँ पर जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, दो अलग अलग तत्व। ठीक है, दो अलग अलग तत्व किसी एक तत्व के साथ, ठीक है, दो अलग अलग तत्व जिनका क्या हो, द्रव्यमान अलग अलग हो, ठीक है, भारानुसार अलग अलग हो, और किसी एक तीसरे तत्व के साथ आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ठीक है, किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिक का उन यौगिक का जो द्रव्यमान अनुपात होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के सरल तीसरे यौगिक के साथ जो बनता है उसके साथ क्या होता है,
एक सरल गुणित अनुपात होता है या सेम आता है। जैसे देखो यहां पर हम ले रहे हैं एक यौगिक, ऐसे मान लो कोई ए है, ठीक है, कोई एक यौगिक बी है और कोई एक यौगिक सी है, ठीक है। अब ये जो है सी जो है ए के साथ अक्रिय करेगा और बी जो है इन दोनों तत्वों का क्या होना चाहिए, द्रव्यमान अलग होना चाहिए। और ये जो है एक जो है निश्चित द्रव्यमान वाले यौगिक के साथ क्रिया करेंगे, किसी तीसरे यौगिक के साथ या किसी तीसरे तत्व के साथ क्रिया कर रहे हैं, तो ये जो दोनों यौगिक बनाएंगे, मान लो ये AC बना रहा है और ये BC बना रहा है, तो यहाँ पर सॉरी ये क्या बना रहा है, AB बना रहा है, तो यहाँ पर जो इनके बीच का यौगिक, जो तीसरा यौगिक बनेगा, ठीक है, जो तीसरा यौगिक बनेगा BC, इनके बीच का जो अनुपात होगा ये इनके बीच के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर जो है B और C का जो अनुपात होगा, इन दोनों के आपस में क्रिया करने से जो अनुपात बनेगा सेम होगा। यही होता है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। चलो हम इस नियम को लिखते हैं। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो यौगिक में उन तत्व का अनुपात आपस में क्रिया करके बने यौगिक के समान होता है या एक सरल गुणित अनुपात होता है, ठीक है। चलिए अभी आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो इसे लिख लो। अब हम एग्जाम्पल बताते हैं तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब कोई दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जब कोई दो अलग अलग तत्व या यौगिक किसी तीसरे यौगिक या तत्व के साथ क्रिया करता है तो उनमें जो है इन तत्वों का जो भारानुसार अनुपात आता है वो आपस में क्रिया करके बने यौगिक के भारानुपात के सेम होता है या एक सरल गुणित अनुपात होता है, ठीक है। या तो सेम होगा या तो सरल गुणित अनुपात होगा। चलिए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहां पर हम ले रहे हैं दो तत्व ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और इनकी अक्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, दो अलग अलग तत्व ले लिया, किसी तीसरे तत्व के साथ इन दोनों की अक्रिया कराएंगे। तो अगर यहाँ पर हम ऑक्सीजन और कार्बन का अक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन और कार्बन की अक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा CH4 यानी कि मेथेन बनाएगा। अब जो है इन दोनों की हम आपस में क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। अब हम इन दोनों यौगिकों को क्या बना, CH4 बना और क्या बना, CO2 बना। इन दोनों यौगिकों में हम भारानुसार अनुपात देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का,
तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 और यहाँ पर हाइड्रोजन का एक होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 आ जाएगा, 12:4 का अनुपात आएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 12:32 का अनुपात आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या आया, 4:32 का अनुपात आया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आया, 4:32 का अनुपात आया। ठीक है, तो 4:32 इसको सरल कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे देखो 4:32 का अनुपात आ रहा है इन दोनों तत्वों के बीच, इन दोनों यौगिकों में ना। तो देखो यहाँ पर इसको हम सरल करेंगे तो 1:8 का अनुपात आएगा। अब देखो जो तीसरा तत्व बन रहा है उसके या तो सेम होना चाहिए या तो एक सरल गुणित अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें H2O मिल रहा है। अब देखो H2O के बीच अगर हम भार अनुपात देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि 2:16 का अनुपात, यानी कि 1:8 का अनुपात आया। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों सेम ही है। तो देखो ये क्या हो गया, एक सेम हो गया। ठीक है, सेम आया। यही क्या था, सरल गुणित अनुपात का नियम था। सरल गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, जब कोई दो तत्व, ठीक है, जब कोई दो तत्व, दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ क्रिया करता है। ठीक है, दो अलग अलग तत्व क्या कर रहा है, तीसरे तत्व के साथ क्रिया कर रहा है, तो क्या होगा, इन इन दोनों तत्वों की क्रिया से बने यौगिक, ठीक है, इन दोनों तत्वों के क्रिया से बने यौगिक में भारानुसार अनुपात, ठीक है, यौगिक में भारानुसार अनुपात उन तत्वों का यौगिक से बने भारानुसार अनुपात तीसरे तत्व की इन दोनों के आपस में, ठीक है, इन दोनों के आपस में बने यौगिक में अनुपात सेम होना चाहिए या एक सरल गुणित अनुपात होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लो यहां पर हमने क्या ले लिया, यहां पर कार्बन ले लिया और यहां पर कार्बन नहीं, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, सल्फर ले रहे हैं और इसकी अक्रिया हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग तत्व यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लिया, इसकी अक्रिया हम कराएंगे सल्फर के साथ। तो देखो क्या क्या बनेगा, यहां पर बनेगा SO2 और यहां पर बनेगा H2S। ठीक है, अब देखो इनकी आपस में क्रिया कराएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, H2O। ठीक है, H2O बनेगा। अब जो है ये दोनों जो यौगिक बना इनमें हम सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात देखेंगे। ये तीसरे जो आपस में क्रिया करके यौगिक बना रहे हैं इनके बराबर आना चाहिए या एक सरल गुणित अनुपात होना चाहिए। चलो देखते हैं हम, यहाँ पर क्या है, H2S है, H2S में क्या होगा, 2:32 का अनुपात आएगा। और यहाँ पर क्या है, SO2 है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 32:32 का अनुपात आएगा। ठीक है, 32:32 का अनुपात आएगा। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले तत्व का लेना था, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2:32 का अनुपात आएगा इनके बीच, 2:32 का अनुपात, यानी कि 1:16 का अनुपात आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 1:16 का अनुपात आएगा। और देखो यहां पर देखेंगे तो यहाँ पर H2O में देखेंगे तो H2O में आएगा 1:8 का अनुपात आएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, सेम नहीं है, ये क्या है, सेम नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको देखेंगे तो हम यहाँ पर 8/1 आएगा और यहाँ पर देखेंगे तो 16/2 आएगा। अब इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 16/1 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, एक सरल गुणित अनुपात में हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सरल गुणित अनुपात हो गया। चलिए हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम है आपका गैलुसाक का नियम, या इसे गैसीय आयतन का नियम भी बोलते हैं। चलिए चलिए अगला नियम है गैलुसाक का नियम। गैलुसाक का नियम, या इसे हम बोलते हैं गैसीय आयतन का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, गैलुसाक का नियम या गैसीय आयतन का नियम।
ठीक है, गैसीय आयतन का नियम भी बोलते हैं इसको। इस नियम को किसने दिया था? गै-लुसाक ने ही दिया था। ठीक है, गै-लुसाक ने ही दिया था इस नियम को। चलिए देखिए ये नियम क्या कहता है। ये नियम यही कहता है कि अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ठीक है, जैसे कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो उसमें अभिकारक का जितना भी गैस का आयतन होगा, ठीक है, अभिकारक के गैसीय आयतन उत्पाद के गैसीय आयतन का एक सरल अनुपात होता है। ठीक है, अभिकारकों और उत्पादों के बीच गैसीय आयतन का एक सरल अनुपात होता है। चलिए इस नियम को हम लिखते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी लेकिन ये याद रखना इसमें कि ये केवल गैस के ही लिए लागू है। ठीक है, किसी भी गैसीय अभिक्रिया में, किसी भी गैसीय अभिक्रिया में, अभिक्रिया में अभिकारकों, किसी भी गैसीय अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच एक सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात होता है। चलिए देखते हैं, हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस नियम को समझेंगे। जैसे मान लो कि कोई भी हम यहां पर ले रहे हैं, अपक्रिया ले रहे हैं। जैसे देखो यहां पर हम ले रहे हैं H2 प्लस Cl2 मिलके बन रहा है 2HCl। अगर हम देखेंगे इनके बीच गैसीय आयतन दोनों, यहां पर देखो क्या है, ये सभी क्या है, एक गैस है। ठीक है, सभी के सभी क्या है, गैस है। तो चलिए इनके बीच में हम देखते हैं, देखिए इनके बीच में हम देखते हैं तो क्या क्या अनुपात मिलेगा। यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे तो इसका आयतन क्या है, एक है। ठीक है, इसका भी क्या है, एक ही है। और इसका क्या मिल रहा है, दो मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर इसकी मात्रा दो है। तो इनके बीच अनुपात देखेंगे तो एक अनुपाते दो का अनुपात आ रहा है। ठीक है, एक अनुपाते दो का अनुपात आ रहा है। चलो और एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, N2 प्लस H2 मिलके बन रहा है NH3। तो यहाँ पर ये अपक्रिया जो है अभी बैलेंस नहीं है। सबसे पहले इस अपक्रिया को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो ये अपक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसमें गै-लुसाक के नियम के अनुसार क्या अनुपात आता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी मात्रा क्या है, 1 है, इसकी मात्रा क्या है, 3 है, इसकी मात्रा 2 है। यहाँ पे अभिकारकों और उत्पादों के बीच अनुपात देखेंगे तो 1:3:2 का अनुपात है, जो कि क्या है, एक सरल अनुपात है। तो यही गै-लुसाक का नियम भी कहता है कि किसी भी गैसीय अपक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के बीच एक सरल अनुपात होता है। ठीक है, चलो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर H2 है प्लस हाफ O2 है, मिलके बन रहा है H2O। ठीक है, तो या इसको ऐसे कर लो कि H2 और O2 मिलके बन रहा है, यहाँ पर देखो 2 कर लो। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2 अनुपाते, यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा, और ये 1 है, और यहाँ पर भी क्या है, 2 है। तो यहाँ पर देखो 2:1:2 का अनुपात मिल रहा है। ठीक है, जो कि क्या है, एक सरल अनुपात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सरल अनुपात होगा। ठीक है, चलिए तो आज आपके रासायनिक संयोग के जितने नियम थे सब के सब हो गए। तो आज हमने पढ़ लिया, ठीक है, रासायनिक संयोग के जितने नियम थे, पांचों नियम हमने आज पढ़ लिया। तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही बढ़िया जो है टॉपिक था, बहुत ही बढ़िया लेक्चर है, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ भी गलती हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेक्चर कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, और सभी नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाएंगे। आप लोग नहीं है, ये नहीं है कि केवल 11th में ही पूछा जाएगा, हमेशा ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।